हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मई का जो समय है, मई और जून का, इसमें बीएड का एग्ज़ाम मैक्सिमम हो ही जाता है। तो देखिए, आपका कल से बिहार यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मौलाना का भी होगा। सबने फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है आपका, मिथिला यूनिवर्सिटी का भी। फिर उसके बाद आपका और भी यूनिवर्सिटी सबका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, हम एक मैराथन वीडियो लेके आए हैं, कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है बीएड फर्स्ट ईयर का। देखिए, इसमें हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, समझ गए। देखिए, कल तो बिहार यूनिवर्सिटी के लिए बहुत उपयोगी होगा ये वीडियो। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें जो 5 यूनिट पूछा जाता है आपका कोर्स 1 में चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में, तो 5 यूनिट में हम जो मेन क्वेश्चन आता है आपको 5 यूनिट में वो क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन टच हो जाएगा और आपका एग्जाम में कम नंबर नहीं आएगा, कवरेज मार्क्स जरूर आएगा। देखिए, हम वीवीआई क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी के लिए किए भी है, आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का उसका भी देख लीजिएगा, समझे। लेकिन इसमें हम पास करने का, समझे, एक आप एवरेज नंबर कि आप मान लीजिए, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोई जगह मान लीजिए नहीं क्लास कर पाते हैं, तो वो सब के लिए ये वीडियो है, समझ गए। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका 5 यूनिट होता है। अब 5 यूनिट में समझिए कौन कौन क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए, यूनिट 1 में आपका बाल्यावस्था से क्वेश्चन रहता है, समझ गए। बाल्यावस्था अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन बाल्यावस्था से रहेगा, समझ गए। यूनिट 2 में आपका किशोरावस्था से क्वेश्चन आता है, समझे। यूनिट 3 में सामाजिकरण से क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 4 में व्यक्तिगत विभिन्नता से रहेगा। यूनिट 5 से पहचान निर्माण से, यानी 5 यूनिट 5 क्वेश्चन हम आपको इसमें करवाएंगे, समझे। और एक और चीज़ है कि देखिए, ये सिर्फ पास करने का है क्वेश्चन, मान लीजिए, लेकिन बाल्यावस्था से ही क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 में आपका सिद्धांत भी पूछ दिया जाता है, लेकिन आप बाल्यावस्था पढ़िएगा तो आपका इसमें हो जाएगा, समझ गए। तो कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो 5 हम एक समझिए कि रिवीजन टाइप करवा रहे हैं। आप वीवीआई क्वेश्चन प्लीज देख लीजिएगा, और किन्हीं को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझ गए। कुछ पेमेंट करके सभी पेपर का आपको नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बाल्यावस्था यूनिट 1 में पढ़ ही के जाइएगा, समझे। और क्वेश्चन एग्जाम में एक और चीज़ है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, फिर भी उसको कोरिलेट करके आप जितना क्वेश्चन बोले एग्जाम में लिखने के लिए उतना क्वेश्चन लिख के आइएगा, छोड़िएगा नहीं। एक वीडियो बनाए हैं कि बीएड एग्जाम में कैसे लिखना है, वो वीडियो देख लीजिएगा, समझे। मिल जाएगा, 4-5 दिन पहले डाले हुए हैं, चैनल पर जाइएगा, मिल जाएगा। वो वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदामंद होगा। कितना पेज लिखना है, समझे, ये सब चीज़ उसमें बताया, कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ उसमें बताया गया है, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाल्यावस्था अच्छा से पढ़ लीजिएगा यूनिट 1 में। तो चलिए, क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से क्या समझते हैं, बाल्यावस्था की विशेषता पूछे, बाल्यावस्था में कौन कौन विकास होता है, समझे, ये सब चीज़ बताएंगे। बाल्यावस्था का आयाम क्या है, बाल्यावस्था का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब क्या आयाम है, समझे। विकास पूछेगा तो मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, समझे, संज्ञानात्मक। उसके बाद आप क्या उसको बोलते हैं, 4 विकास होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, समझे, और आपका संज्ञानात्मक, ये 4 है आपका। तो ये आप कर लीजिएगा तो इतना आपका मतलब बाल्यावस्था से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आपका आता है। तो देखिए, लिखा है कि कोई भी अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले विशेषता के आधार पर किया जाता है। हम जानते हैं कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आरंभ होता है, यानी बाल्यावस्था बाल विकास की दूसरी है। पहला हो गया शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, समझ गए। तो ये बात लिखिएगा हर बाल्यावस्था किशोरावस्था में कि कोई भी अवस्था का निर्धारण हम क्या करते हैं कि आयु के आधार पर नहीं करते हैं। अब 12 साल देखिएगा, आप फिल्म में देखे होंगे, कोई मिल गया, तो कोई मिल गया में क्या देखें कि ऋतिक रोशन रहता है एज उसका किशोरावस्था, लेकिन उसमें बाल्यावस्था का गुण रहता है। तो यही कहा गया है कि कोई भी अवस्था का निर्धारण आप आयु के आधार पर नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहकर संबोधित किया है। इस अवस्था में बालक में जो आदतें एवं ढंग विकसित हो जाते हैं, उनमें आगे जाकर परिवर्तन करना कठिन होता है। इसीलिए इस अवस्था को शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने बालक का निर्माणकारी काल कहा है। शिक्षा को आरंभ करने के लिए यह अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए इस आयु को शिक्षाविदों ने प्रारंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसका सर्वांगीण विकास होता है। अब आते हैं बाल्यावस्था की विभिन्न परिभाषा।
लिखा है कि मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर बाल्यावस्था की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला रॉस के अनुसार कि बाल्यावस्था छद्म यानी झूठा परिपक्वता, यानी इसमें बच्चा न तो बच्चा रहता है न सियाना हुआ रहता है, यानी एक में मेचुरेशन, एक झूठा मेचुरेशन उसमें आ जाता है। दूसरा डिफिनेशन है किलपैट्री के अनुसार कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया, इसमें समाजीकरण में दिक्कत होती है। तीसरा है कार्ल एम ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, समझ गए। चौथा डिफिनेशन है कुप्पुस्वामी के अनुसार कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। पाँचवा है स्टैंग के अनुसार शायद ऐसा कोई खेल न हो जिसे 10 वर्ष का बच्चा बाल्यावस्था में नहीं खेलता हो। अब आते हैं बाल्यावस्था की कुछ मुख्य विशेषता है। तो देखिए विशेषता आपको बताना ही है और कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, समझे। कम से कम 6 पेज 5 पेज जरूर लिख के आइएगा। देखिए पहला है कि शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता। तो देखिए बाल्यावस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, आपका शैशवावस्था में बाल्यावस्था में आके स्थिरता, उसमें मजबूती आने लगता है जिससे वो स्थिर हो जाता है। तो लिखा है कि 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास की गति धीमी यानी स्थिरता पड़ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल बताते हुए लिखा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है जिज्ञासा की प्रबलता। लिखा है कि इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, यानी बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है वह उनके विषय में जानना चाहता है तथा उसके लिए क्यों कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। तीसरा है संचय प्रवृत्ति। लिखा है इस अवस्था में बालक में संचय करने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलता है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, खिलौने, गोलियां, दिया सलाई के खाली डब्बे, तस्वीर, कपड़े के टुकड़े आदि को संग्रह करता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट में, खेल की प्रधानता। लिखा है इस अवस्था में बालक में खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई पड़ती है। इस अवस्था में बालक लुढ़कने, दौड़ने, छिपने, कुश्ती आदि खेलों को तथा लड़कियां गुड़ियों के खेलों को अधिक पसंद करती है। अब आते हैं पांचवा, आत्मनिर्भरता की भावना। लिखा है कि बाल्यावस्था में शैशवावस्था की भांति बालक शारीरिक और अन्य दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। वह अपने व्यक्तिगत कार्य अर्थात नहाना धोना, कपड़ा पहनना, भोजन करना, समय से स्कूल जाने की तैयारी स्वयं करता है, समझ गए। अगला है स्वलिंगीय प्रेम। तो देखिए बाल्यावस्था में बच्चा में लड़का लड़का से दोस्ती करना चाहता है, लड़की लड़की से दोस्ती करना चाहती है, वही विपरीत हो जाता है। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है, यानी किशोरावस्था में लड़का लड़की से दोस्ती करना चाहता है, लड़की लड़का से दोस्ती करना चाहता है, समझ गए। तो इस अवस्था में बालक में स्वलिंगीय प्रेम पाया जाता है, अर्थात बालक केवल बालकों से दोस्ती करता है और बालिकाएं केवल बालिकाओं से दोस्ती करती है। इस अवस्था में विषमलिंगीय व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होता। अब आते हैं रचनात्मक प्रवृत्ति। तो इस अवस्था में बालक बालिकाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक इस अवस्था में मिट्टी, कंकर, पत्थर, कागज के टुकड़े से कुछ न कुछ बनाते रहता है। अब देखिए आगे है आपका, तो समझिएगा। देखिए अब विकास पूछेगा कि बाल्यावस्था में कौन कौन विकास होता है, समझे। तो उसमें आप मानसिक विकास के बारे में यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में, फिर सामाजिक विकास के बारे में और संवेगात्मक विकास में, चारों समझिए, लिख दीजिएगा, भारी चीज़ नहीं है। सामाजिक विकास में बच्चा समाज में जाता है 6 साल 7 साल में, तो खेल के माध्यम से, अपने आस पड़ोस के माध्यम से उसमें क्या होता है कि सामाजिक गुण का विकास होता है, यानी समाज में जिससे वो समाज के नियम कानून को क्या करता है, सीखता है, समाज के मापदंडों को सीखता है कि समाज में कैसे रहना है। यानी बच्चा बाल्यावस्था में ही अपने सामाजिक गुणों को सीखता है और एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में बदल जाता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास में क्या लिखिएगा कि बच्चा क्या होता है कि शैशवावस्था से जब बाल्यावस्था में जाता है तो उसके मानसिक विकास में क्या होती है, स्थिरता आता है, और यह मानसिक स्थिरता उसकी मानसिक शक्ति को प्रबल बनाता है, समझ गए, जिससे वो तर्क करने लगता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ता है, समझे, मूर्त चिंतन करने लगता है। ये सब जैसे गुणों का विकास होता है, समझे। फिर उसके बाद आप आइएगा संवेगात्मक विकास। तो संवेग का समान अर्थ होता है अपने इमोशन को समझना। बच्चा रोना अपने कंट्रोल करता है, अपने संवेग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कहाँ कब रोना है, हंसना है, ये चीज़ को पता चलने लगता है। ये सब लिख सकते हैं। फिर है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बच्चा का शैशवावस्था के बाद
बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है कि गति धीमी पड़ती है, जिससे उसकी शारीरिक विकास में मजबूती आता है। समझे, तो ये चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आयाम पूछेगा तो ये लिख सकते हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम लिख सकते हैं। देखते हैं सामाजिक प्रभाव में क्या है। तो लिखा है, हम जानते हैं कि बालक का समुदाय, बालक पर समुदाय का सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, क्योंकि कोई भी बालक कोई न कोई समाज में अवश्य जन्म लेता है और धीरे धीरे उस समाज की सभ्यता, सामाजिक प्रगति का मुख्य आधार बनता है। बालक समाज में ही देखता है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने समुदाय की उन्नति के लिए कार्य करते हैं और बालक उन्हीं का अनुकरण करके सीखता है। समुदाय में ही समय समय पर मेले, उत्सव, सामाजिक सम्मेलन, कार्य आदि क्या होते हैं, आयोजित होते हैं जिसमें बालक भाग लेकर सामाजिक जीवन और सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर लिखा, हम जानते हैं कि कोई भी बालक अपने समुदाय में रहकर ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को वास्तविक रूप से समझता है। अतः हम कह सकते हैं कि समुदाय किसी बालक के सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है, जिससे बालक में नागरिक गुणों का विकास होता है तथा उसमें सेवा, त्याग और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अब आते हैं राजनीतिक प्रभाव में, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। लिखा है, हम जानते हैं कि कोई भी बालक को राजनीतिक प्रभाव उसके राजनीतिक विचारों को निश्चित करता है। जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका के निवासी लोकतांत्रिक विचारों को, आदर्शों का समर्थन करते हैं, तो वही चाइना, रूस के लोग साम्यवादी विचारों और सिद्धांतों को पसंद करते हैं। तो वही भारत लोकतांत्रिक विचारों एवं साम्यवादी विचारों दोनों को समर्थन करता है। अब आते हैं आर्थिक प्रभाव में। लिखा, हम जानते हैं कि आर्थिक का अर्थ होता है धन कमाना, अतः समुदाय का आर्थिक प्रभाव उद्योगों और व्यवसायों में दिखाई देता है। हम जानते हैं कि बालक अपने समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में लगा हुआ देखता है, जिससे उनमें भी व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगता है तथा उस व्यवसाय को वह सीखने के लिए वह उत्सुक हो जाता है। कभी कभी बालक अपने माता पिता या अन्य संबंधियों को उसके व्यवसाय में सहायता भी करते हैं। बालक अपने माता पिता को उनके व्यवसाय में सहायता देखने को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा, जहाँ विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कृषि में खेत में बच्चा कामों करने चल जाता है। अब आते आता हम कह सकते हैं कि बालक को व्यवसाय चुनने में समुदाय आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। अब आते हैं हम लोग सांस्कृतिक प्रभाव। हम जानते हैं कि प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी संस्कृति होती है, यानी बालक जिस समाज में पलता बढ़ता है तो बालक उसी समाज के अनुरूप उसकी संस्कृति को सीखता है। जैसे कोई बालक का जंगल में लालन पालन होता है तो वह बालक आदिवासी संस्कृति को सीखेगा। जब बच्चे अपने से बड़े लोगों को अपनी संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करते हुए देखते हैं, जिससे उनमें भी वैसा करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसके अलावा बालक समुदाय में व्यक्तियों की बोलचाल, भाषा और शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करता है। यही कारण है एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के व्यक्तियों को भाषा और शब्दों को उच्चारण में भिन्न होता है। समझे, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, तो ये यूनिट 1 में देखिए आपका पियाजे कोहलबर्ग और एरिक्सन नहीं पढ़ना, तो उसको भी तो हम बेस केवड़े किए, तो देख लीजिएगा उसको, समझे, आ सकता है आपका। लेकिन आपका एक क्वेश्चन ऐसा बताया है जो आपके एग्जाम में रहेगा, बाल्यावस्था रहता ही रहता। पियाजे भी देख लीजिएगा, समझ गए। लेकिन हम इसमें सिर्फ पास करने का एक आपको बता रहे हैं, कितना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप पास कर सकते हैं। समझ गए, ये समझिए कि डिवीजन टाइप क्वेश्चन हो गया, समझ गए। अब आते हैं हम लोग किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था यूनिट 2 में पूछता है, इसलिए अच्छा से किशोरावस्था पढ़ के जाइएगा। इसमें किशोरावस्था 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषता बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किशोरावस्था में कौन कौन समस्या आता है, एक शिक्षक और एक अभिभावक को इन समस्या को निराकरण में क्या भूमिका होती है, समझे। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किशोरावस्था जो होता है आपका, उसे आंधी एवं तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं, तो इसकी विशेषता ही इसमें लिखा जाता है। जो विशेषता है उसी को लिखते हैं कि इसमें क्या होता है कि बच्चा में विषम प्रवृत्ति पाया जाता है, संवेग अस्थिर होता है, ये सब चीज़ें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है आपका यूनिट 2 में किशोरावस्था से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें। किशोरों के इन लक्षणों से अवगत होना एक शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझे। तो हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन हर चीज़ में लिखना है आप। लिखा है, हम जानते हैं कि किशोरावस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में किशोर के व्यक्तित्व में बड़े बड़े शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत धूर्त यानी तेजी गति से होता है और किशोर एक नए संसार में पदार्पण करने लगता है। इसीलिए स्टर्नी हॉल ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक एडोलसेंस में लिखा है कि किशोरावस्था
प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। समझ गए। वास्तविक रूप से किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक काल होता है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में एक तूफानी दौर से गुजरते हैं, जिनसे उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक यातनाएं, तनाव और दबाव सहन करने पड़ते हैं, और जो उन्हें सहन नहीं कर पाता है उनका व्यक्ति दुर्बल हो जाता है और खंडे वही सब बच्चा सब सुसाइड वगैरह करता है। समझ गए। किशोरावस्था के महत्व के विषय में हेंडे कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे ही किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए तो, और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ नई नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। आगे लिखा है, किशोरावस्था का आरंभ होने की आयु लिंग, प्रजाति, जलवायु, संस्कृति, व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर भी निर्भर करता है। सामान्यतः बालक की किशोरावस्था लगभग 13 वर्ष की आयु में और बालिकाओं की लगभग 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। भारत में यह आयु पश्चिम के ठंड देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पहले हो जाती है। अब आते हैं किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। तो किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किशोरावस्था यौनिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मेजोरिटी से आरंभ होता है और वैधानिक परिपक्वता यानी लीगल मेजोरिटी पर समाप्त हो जाता है। समझ गए। अर्थात मानव की वह अवस्था जो इसे परिपक्वता की ओर ले जाए उसे किशोरावस्था कहते हैं। समान रूप से किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। अब आते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर किशोरावस्था की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला स्टर्नी हॉल के अनुसार, तब बाल मनोविज्ञान के जनक के अनुसार कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। दूसरा है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक होता है। 2 डिफिनीशन दिए हुए स्टर्नी हॉल। किलपैट्री के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वेल्टाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। दूसरा डिफिनीशन है कि व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। आते हैं ब्लेयर, जोन्स और सिप्सन के अनुसार कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। अब आते हैं बिग्गी और हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को स्रोतल रूप से प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। जर्सीड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अब आते हैं बाल्यावस्था कुछ उपनाम है, जैसे आपका लिखना होगा तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका संवेगात्मक अवस्था, दुखी अवस्था, जिसे भविष्य की चिंता के लिए दुखी रहता है। परिवर्तन की अवस्था, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जीवन का स्वर्ण काल, अमूर्त चिंतन की अवस्था, काम शक्ति की सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है। जीवन का वसंत ऋतु, वीर पूजा की आयु, वीर पूजा मतलब जैसे नहीं फ्लोर जैसे बना फैंस वगैरह बनाता है। धूर्त एवं तेज गति विकास की अवस्था, उलझन की अवस्था, रुचियों में परिवर्तन, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, ये सब आपका इसमें होता है उपनाम। अब आते हैं किशोरावस्था की विशेषता। तो हम जानते हैं कि बाल विकास में किशोरावस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसीलिए किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक परिवर्तन। लिखा है किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में शारीरिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में किशोर पुरुष तत्व यानी पुरुष जैसा दिखेगा और इस किशोरी स्त्रीत्व को प्राप्त करती है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार और ऊंचाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों एवं शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, दाढ़ी या मूछ का आना, आवाज़ का कड़क होना तथा प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है। तो वही किशोरियों में मांसपेशियाँ कोमल रहती है, वक्ष स्थल पर उभार आरंभ हो जाता है, आवाज़ में मधुरता आ जाती है तथा मानसिक स्राव आराम हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं किशोरावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण। दूसरा है मानसिक विकास। इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। इसमें विशेष रूप से अग्रलिखित मानसिक गुण आ जाते हैं, जैसे कल्पना, दिवास्वप्न की बहुलता, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति का विकास हो जाता है। बी एन झा ने कहा है कि
जहाँ तक बुद्धि का विकास का प्रश्न है वो किशोरावस्था में चरम सीमा तक पहुँच जाता है। अब आते हैं सामाजिक विकास। लिखा है किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के संपर्क का दायरा बढ़ जाने से सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में उनमें सामाजिक चेतना का विकास, मित्र मंडली के प्रति निष्ठा, यौन चेतना का विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, व्यवसायिक चेतना का विकास तथा जीवन दर्शन का निर्माण आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। अब आते हैं संवेगात्मक जीवन। लिखा है किशोरावस्था में किशोरों के संवेग में तीव्र परिवर्तन होता है, इसीलिए इस अवस्था को संवेगों का अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा और प्रेम आदि संवेगों का तीव्र प्रभाव किशोरों में देखने को मिलता है। अब आते हैं मानसिक स्वतंत्रता और बड़े के प्रति विद्रोह की भावना। तो किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। वह अपने से बड़े को आदर्श विभिन्न परंपराओं व बड़ों के आदर्शों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न बंध कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। अतः यदि उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। इस संदर्भ में कुलसैनिक महोदय का विचार है कि किशोरावस्था पौधों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकता है। अब आता है काम शक्ति की परिपक्वता। तो कामेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है, अर्थात बालक बालक से दोस्ती करना चाहता है तभी बालिका बालिका से। लेकिन किशोरावस्था में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रुचि का धारण कर लेता है, अर्थात लड़का लड़की से दोस्ती करना चाहती है तो वही लड़की लड़का से दोस्ती करना चाहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ किशोर और किशोरियाँ लिंगीय संभोग का आनंद भी लेते हैं। गेट्स और अन्य का कथन है कि लगभग 40% बालकों को एक या उससे अधिक बार विषमलिंगीय अनुभव होता है। अब आते हैं अपराध प्रवृत्ति का विकास। लिखा है किशोरावस्था में इच्छा पूर्ति के बाधा, निराशा, असफलता, प्रेम में अभाव आदि के कारण किशोर में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। अब आते हैं बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो किशोरावस्था में किशोरों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास पूरा दिखाई देता है, क्योंकि इस अवस्था में विद्यालय तक समाज के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में यह भाग लेता है। अब आते हैं घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। लिखा है किशोरावस्था में किशोर किसी न किसी समूह का सदस्य होता है। किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जो उसके परम मित्र होते हैं, और इससे अपनी समस्या के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। धर्म और ईश्वर विश्वास। किशोरावस्था में बच्चा धर्म और ईश्वर में विश्वास करता है। अगला है समाज सेवा की भावना। कल्पना बहुल अस्थायी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा। समाज सेवा की भावना इसमें होती है, समझ गए। कल्पना भी दिवास्वप्न में बहुत आता है, और समायोजन में दिक्कत होता है, बच्चा कहीं पर टिक नहीं पाएगा, समझ गए। अगला है आत्मसम्मान की। इसमें बच्चा के आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है। व्यवसाय चुनने का चिंता कि आगे भविष्य में क्या करें। समूह प्रवृत्ति। इसमें बच्चा में ग्रुप का विकास हो जाता है, कोनो न कोनो ग्रुप का सदस्य होगा, समझ गए। बजरंग दल, थप्पन दल, सबका सदस्य होता है, समझ गए। तो ये चीज़ है। अगला है रुचियों में परिवर्तन, समझे। तो इसमें रुचि में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला है किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका। लिखा है हम जानते हैं कि किशोरावस्था किशोरों की ऐसी अवस्था है जिसमें वो बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। यदि इस अवस्था में उन्हें शिक्षक द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा तो वो अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में प्रयोग करेंगे, जिससे समाज और राष्ट्र का क्या होगा, अहित होगा। अतः किशोरों को बहुत ही सावधानी से शिक्षक को बहुत ही सावधानी से किशोरों के लक्षणों को समझना चाहिए और उनकी समस्या का गंभीरतापूर्ण विचार करना चाहिए और उचित दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का अनुसरण करना चाहिए कि शिक्षक किशोरों के साथ प्रेम और सहानुभूति ढंग से व्यवहार कर उनकी समस्याओं को समाधान करने में सहायता करे। शिक्षक किशोर की जिज्ञासा को शांत करे, न कि उनका दमन करे। शिक्षक किशोरों को मानसिक रूप से व्यस्त रखे, जिससे कि उनका ऊर्जा का गलत दिशा में प्रयोग न हो सके। चौथा है कि शिक्षक किशोर के आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दे, बोलने का मौका दे। पाँचवा है कि शिक्षक किशोरों को बुरी आदतें और परिणाम स्वरूप होने वाले व्यक्तिगत यानी खुद पर और सामाजिक हानियों के बारे में बताएं। शिक्षक किशोरों को उनकी रुचि, योग्यता एवं शक्ति के अनुसार भविष्य के कार्यों का संदर्भ में मार्गदर्शन करें।
अब हम लोग आते हैं, देखिए वृद्धि विकास भी आपका पूछा जा सकता है यूनिट 2 में ही, तो वृद्धि विकास भी आप देख सकते हैं। तो वृद्धि विकास क्या है, इसके सिद्धांत देख लीजिएगा, और वृद्धि विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि विकास पढ़िएगा तो लिख सकते हैं। लिखा है कि सामान्य भाषा में अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ है में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर है। प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक सोरेनसन का कथन है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उनके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए होता है, लेकिन विकास का समान अर्थ होता है कि विकास शब्द शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे बालक की हड्डी आकार में वृद्धि होती तो वह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डी कड़ी हो जाए, मजबूत हो जाने के कारण उसके स्वरूप में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए, तो ये किसको दिखाएगा, तो विकास को। तो विकास दिखाई नहीं देता है, वृद्धि दिखाई देती है। अब आते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास में अभिवृद्धि भी शामिल होता है। नहीं, विकास में क्या होता है कि आपका अभिवृद्धि भी शामिल होता है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी रिजल्ट परिणाम मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप में मिले तो वह अभिवृद्धि होगा, लेकिन जब परिणाम संख्यात्मक या गुणात्मक दोनों रूप में मिले तो वो क्या होगा, आपका विकास होगा। समझ गए। अब आते हैं, हम ये भी जानते हैं कि वृद्धि एवं विकास एक दूसरे क्या है, दोनों पूरक है। यानी हमेशा शरीर के वृद्धि ये नहीं होगा, यानी हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। अभिवृद्धि का संबंध शरीर के केवल बाह्य स्वरूप से होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों स्वरूप से, यहाँ गलती है, बाह्य और आंतरिक दोनों स्वरूप से होता है, जबकि विकास का संबंध आपका सिर्फ किससे होता है, तो आंतरिक से होता है। इसको सही कर लीजिएगा, समझ गए। सिर्फ विकास का सिर्फ आंतरिक होता है। अब आते हैं हम लोग, इसके अलावा वृद्धि केवल शारीरिक पक्षों में परिवर्तन को बताता है, लेकिन विकास शरीर के सभी पक्षों में परिवर्तन को बताता है। अब आते हैं इसके वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत देखते हैं, समझ गए। तो है आपका कि पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अभिवृद्धि और विकास उनके क्षमता के अनुरूप होती है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। दूसरा, निर्णयतंत्रता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक क्या होता है, चलता है। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दो दिशा होती है। पहला होता है सिर पदाभिमुख दिशा। इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास सिर से पैर की तरफ होता है, और दूसरा है आपका समीप दूराभिमुख दिशा। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। अब आते हैं तीसरा, चौथा है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण ही, न ही केवल वातावरण के कारण होता है, बल्कि बालक का विकास वातावरण वंशानुक्रम के अंतःक्रिया के कारण होता है। दूसरा है पांचवा कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। लिखा है, एक बालक की उसकी वृद्धि और विकास की गति को देखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा में स्वरूप में आप एक हद तक क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी। एक सटीक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप कर सकते हैं। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। लिखा है, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों और फिर अंगों के भागों को चलना सीखता है, इसके बाद वो उन अंगों में क्या कर लेता है, एकीकरण कर लेता है। अब आते हैं विकास का सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। तो बालक का जो विकास होता है, वृद्धि होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निष्कर्ष में लिखा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। विकास में वृद्धि शामिल है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास। तो देखिए अंतर आएगा वृद्धि और विकास में। तो लिखिएगा, वृद्धि होता है कि जब हमारे हड्डी, समझे, अंगों में वृद्धि होगा तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं, और उसमें क्या हो कि मजबूती आए, समझे, उससे गुण में परिवर्तन हो, समझे, उसको विकास कहते हैं। विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, और वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होता है। विकास को नहीं देख सकते हैं, वृद्धि को देख सकते हैं। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, लिख दीजिएगा वृद्धि और विकास के अंतर में। वीडियो भी डाले हुए हैं। अब आते हैं समाजीकरण। देखिए समाजीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 में आपका रहेगा समाजीकरण, इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा समाजीकरण को।
तो लिखा है कि जो बच्चा जब सर्वप्रथम जन्म लेता है तो वह रक्त, मांस, हड्डी आदि का एक जीवित पुतला होता है। इस समय न तो उसमें कोई सामाजिक गुण होता है और न ही कोई समाज विरोधी गुण होता है। फिर भी समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए वो बालक धीरे धीरे एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, अर्थात उसमें सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति सामाजिकरण के माध्यम से ही अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्य, नैतिकता इत्यादि को सीखता है। सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है तथा सामाजिकरण का मूल लक्ष्य सामाजिक परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन है। समाज समूह में रहने के लिए बच्चों में सामाजिक योग्यताओं, मापदंडों का सीखना ही सामाजिकरण की क्रिया है। इसमें बच्चों उन क्रियाओं को सीखता है जो समाज द्वारा क्या होता है, मान्य होता है। समझ गए? मान्य होता है। घर के सदस्यों, स्कूल में, खेल में साथियों के क्रिया प्रतिक्रिया से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। अब आते हैं मैकआइवर तथा पेज में लिखा है कि मनुष्य में मानव प्रकृति का विकास तभी होता है जब वो एक समाज का क्या होता है, सदस्य होता है। अब आते हैं सामाजिकरण का अर्थ। लिखा है सामाजिकरण अंग्रेजी भाषा के सोशलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का स्पष्ट अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। अर्थात सामाजिकरण सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समूह या समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को जानता है, समझता है और ग्रहण करता है। अब आते हैं इसकी परिभाषा, कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर सामाजिकरण की निम्न परिभाषा दी है। पहला, जॉनसन के अनुसार कि सामाजिकरण वह सामाजिक अधिगम है जो सीखने वाले को समाज में रहने योग्य बनाता है। दूसरा है न्यूमेकर के अनुसार कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। तीसरा है फिशर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। अब आता है चौथा, प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सामाजिक विशेषताओं को अपने व्यक्तित्व में क्या करता है, अपनाता है। अब आते हैं रॉस के अनुसार कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी को सहयोग करने में हम की भावना का विकास होता है। अब आते हैं सामाजिकरण की विशेषता। तो मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि मानव जब मनुष्य के रूप में शिशु के रूप में जन्म लेता है तो वह एक कोरे कागज के समान होता है। इस नवजात शिशु के पास न तो भाषा होती है, न ही क्या होती है, उसके विचार शक्ति, और न ही कोई नियम तथा संस्कृति। जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय प्राणी के रूप में होता है, फिर वह बच्चा समाज में रहते हुए जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। तो सामाजिकरण ही से ही संभव है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया। लिखा है जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है, किंतु जन्म के बाद वो सामाजिकरण से संबंधित बातों को सीखना आरंभ कर देता है, जैसे माता पिता, परिजनों, आस पड़ोस के लोगों से, खेल के साथियों के साथ। सामाजिकरण के द्वारा विभिन्न नियमों और संस्कृतियों को सीखता है। दूसरा है सामाजिकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लिखा है सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस समय समाज का जो स्वरूप होता है उसी से व्यक्ति का समन्वय होते रहना जरूरी होता है। हम जानते हैं कि सामाजिक मान्यताएं और विचारधाराएं परिवर्तनशील होती रहती है, जिससे सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। समझ गए? और तीसरा है संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया। तो लिखा हम जानते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार, समूह और समाज की संस्कृति को समझता एवं सीखता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी उस संस्कृति को हस्तांतरित करता है। अब आते हैं चौथा, समय और स्थान की प्रक्रिया। लिखा है समय और स्थान के परिवर्तन होने से भी सामाजिक मान्यताएं तथा मूल्यों में अंतर होता है। हम जानते हैं कि प्राचीन संस्कृति की मान्यताएं तथा वर्तमान समय की मान्यताएं में क्या है, बहुत अंतर है। जैसे पहले लड़कियों को पढ़ना, नौकरी करना प्रतिबंध था, लेकिन वर्तमान समय में सब प्रतिबंध नहीं है। अगला है व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास। लिखा है सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास होता है। जब कोई भी व्यक्ति समाज में कोई कार्य करता है तो उसका समाज में एक अलग पहचान बनता है, यानी
यानी उसका एक अलग व्यक्तित्व बनता है। अब आते हैं संस्कृति का हस्तांतरण। तो लिखा है, हम जानते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति अपनी संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। अब आते हैं समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं, कौन कौन संस्था इसमें भाग लेता है। तो हम जानते हैं कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न संस्था की भूमिका होती है। जो निम्न पहला परिवार, सबसे इसको प्राथमिक संस्था भी कहते हैं, प्राथमिक कारक भी कहते हैं। लिखा है, सामाजिकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार प्रथम या प्राथमिक संस्था के रूप में जाना जाता है। एक कहावत प्रसिद्ध है कि माँ के दुलार और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसकी स्थायी पूंजी होती है। हम जानते हैं कोई भी बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में जन्म लेता है और परिवार में रहकर वह माँ का दुलार और पिता के संरक्षण के मध्य रहते हुए खाना पीना, रहना सहना, बोलना चलना एवं अन्य सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। हमें भी जानते हैं कि समाज में प्रचलित आचार विचार, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, आदर्शों आदि का ज्ञान परिवार में ही होता है। वह वही करता है जो कि उसके माता पिता एवं परिवार में अन्य सदस्य करते हैं। इसीलिए परिवार सामाजिकरण की एक प्रमुख संस्था है। एक है आपका कि यंग का कथन भी है कि ऑफ द वेरियर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन विथ इन सोसाइटी द फैमिली इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी बहुत सारा सोशलाइजेशन के एजेंट है, लेकिन इसमें से सोसाइटी के जो फैमिली है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं आस पड़ोस। देखिए, आस पड़ोस भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है समाजीकरण की प्रक्रिया में। पड़ोसियों के संपर्क में आने से व्यक्ति में अनेक विचार आते हैं। उनमें बातचीत के दौरान व्यवहार में नए ढंगों से वह परिचित होते हैं तथा उनके नए आदर्शों को सीखते हैं। अब आते हैं स्कूल या विद्यालय। लिखा है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षण संस्थाएं अर्थात स्कूल, कॉलेज आदि समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं संस्थाओं में बच्चे की मानसिक क्षमताएं तथा सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। वह अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से बच्चों में समाजीकरण होता है। अब आते हैं शिक्षा संस्थाओं में बच्चे के लिए सामाजिक संबंध स्थापित करने का क्षेत्र और भी विस्तृत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वह अनेक प्रकार के बच्चों एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उनमें बहुत कुछ सीखता है। विद्यालय एवं कॉलेज में ही पुस्तकों के माध्यम से ही बच्चे देश विदेश के समाज और संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिलता है। अब आते हैं खेल समूह। लिखा है, बच्चों के खेल समूह के माध्यम से ही समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। यह खेल समूह बच्चों के समाजीकरण में अत्यंत प्रभावशाली स्थान होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर घर के बाहर कदम रखता है तो उसका संपर्क अन्य बच्चों से भी होता है। वह अपने साथ खेलता है, उठता है, बैठता है, जिससे उनमें समाजीकरण के गुण आते हैं, विकसित होते हैं। अब आते हैं विवाह संस्था। तो व्यक्ति के समाजीकरण में विवाह संस्था की प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करती है। विवाह के बाद भी युवक तथा युवती को अपनी पत्नी या पति के रूप में अनुकूलन करना पड़ता है। स्त्रियों में यह अनुकूलन करना प्रक्रिया कुछ जटिल होता है, क्योंकि दूसरे घर जाकर उसे वहाँ के अजनबी सदस्य जैसे सास, ससुर, ननद, देवर आदि तथा वहाँ के रीति रिवाजों से अनुकूलन करना पड़ता है, जिससे उनमें समाजीकरण का विकास होता है। अब आते हैं जाति और समुदाय। तो जाति एवं समुदाय भी समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक जाति और समुदाय के परंपरा, लोगों की अपनी विशिष्ट परंपराएं, प्रथाएं होती है, जिसका पालन प्रत्येक जाति के लोग एक ही करते हैं, जिससे समाजीकरण का विकास होता है। जीवन साथी का चुनाव, खान पान के नियम, व्यवसाय का चुनाव आदि अपनी जाति एवं समुदाय के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही करते हैं। अब आते हैं भाषा। तो हम जानते हैं कि भाषा द्वारा ही बच्चों या व्यक्तियों का संपर्क दूसरे व्यक्तियों से होता है, जिससे उनमें सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब आते हैं धार्मिक संस्थाएं। तो लिखा है कि धर्म का प्रभाव भी व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। धार्मिक संस्थाएं नरक और स्वर्ग का भय दिखाकर व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सिद्धांत नहीं आएगा, समझे? तो देखिए, कोर्स 3 यूनिट 3 में आपका सामाजिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, समझ गए? गेस जो किए हैं वो देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा पढ़ के जाइए। अब आते हैं हम लोग व्यक्तिगत। यूनिट 4 में आपका इंडिविजुअल डिफरेंस आता है, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, यूनिट 4 में ये आपका आता है, समझ गए? और भी क्वेश्चन गेस किए हैं तो देखिएगा, लेकिन ये 4 क्वेश्चन 5 जो बताएंगे इसको तो देखेंगे जाइए। लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इसके मूल्यांकन के विभिन्न विधियों का भी लिखा है। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकृति की स्वाभाविक गुण है। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति पूर्ण रूप से
एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी कई समानताओं के बावजूद कई प्रकार की विभिन्नताओं देखने को मिलती है। जुड़वा बच्चे शक्ल सूरत से तो हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार वंशानुक्रम तथा वातावरण से प्राप्त गुण है। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसीसी गाल्टन का ध्यान वंशानुक्रम का अध्ययन करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में इनका अध्ययन जेम्स ड्रेवर, टायलर, केटल, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में इन अध्ययनों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को जानकर शिक्षा शास्त्रियों ने जानकर शिक्षा की योजना और प्रणालियों का निर्माण किया। व्यक्तिगत विभिन्नता मात्रात्मक गुणात्मक होती है, न कि मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, न कि गुणात्मक। अब आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, अर्थात वह व्यक्ति मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि गुणों से उनके भिन्न होगा। जुड़वा बच्चे कई प्रकार की समानताओं के बावजूद उनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है, जैसे स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि में अंतर जरूर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला B.F. स्किनर के अनुसार कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति के वे समस्त पहलू या पक्ष आ जाते हैं जिनका मापन किया जा सके। दूसरा टायलर के अनुसार कि शरीर के रंग, रूप, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि पक्षों की विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तीसरा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी अधिक विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। चौथा है रेवर के अनुसार कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जो उन विशेषताओं अथवा शील गुणों पर बल देती है जिसके आधार पर व्यक्तिगत जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप। तो दो प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। एक होता है अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता, समझे, इंटरनल डिफरेंस। एक होता है अंतर व्यक्तित्व, एक होता है अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता, दूसरा होता है अंतर। तो अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता को इंट्रा बोलते हैं, समझ गए, इंटरनल नहीं इंट्रा कहते हैं। और अंतर को इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस इसको बोलते हैं। रुक लीजिए बता देते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंट्रा, और इसको बोलते हैं इंटर। तो इंट्रा अपने में होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, अपने, जैसे हमारा संवेग बुद्धि से अलग है, हमारा मानसिक विकास शारीरिक विकास से अलग है, तो ये हो गया अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता। अंतर होता है दो व्यक्तियों में, ये एक व्यक्ति में होता है। तो लिखा है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न होते हैं, तो इसी को अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं, यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक गुण, मानसिक गुण, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, जीवन मूल अवस्था, ये सब क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, इसी को अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है। अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता में हम एक ही व्यक्ति की तुलना करते हैं। दूसरा है अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता, तो जब दो बालकों में के अंदर जितने भी गुण होते हैं वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसी को अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। यानी दो व्यक्तियों कोई भी दृष्टि से एक समान नहीं होता है, अर्थात दो व्यक्तियों में आपस में विभिन्नता पाई जाती है, इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता दो बालकों में की जाती है। अब देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं वंशानुक्रम, समझे, यानी आपका जेनेटिक गुण भी व्यक्तिगत विभिन्नता ले आता है। वातावरण हो गया, जाति, प्रजाति एवं देश, आयु, बुद्धि, शिक्षा, आर्थिक दशा, लिंग भेद, भाषा। तो वंशानुक्रम कैसे काम करता है, तो वंशानुक्रम वे सभी जीन सम्मिलित होते हैं जो एक बालक को उनके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होता है। वंशानुक्रम एक प्रकार की परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और उसके पूर्वजों गुण नवनिर्मित शिशु में क्या होता है, हस्तांतरित होता है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का हस्तांतरण होता है। अब आता है वातावरण। वातावरण से तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है वह उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार होता है। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में क्या होती है, विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। अब आता है जाति, प्रजाति, देश। तो एक देश में रहने वाले विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। जब जाति प्रजाति का अपना अपना रहन सहन होता है, अपना वेशभूषा होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही ये विभिन्न देशों के व्यक्तियों से को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। इसका अंतर करने में वंशानुक्रम वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
अब आते हैं आयु एवं बुद्धि। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक आयु एवं बुद्धि भी है। आयु बढ़ने के साथ बालक का शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास होता है, इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि बालक के जन्मजात गुण होने के कारण बुद्धि के आधार पर किसी को प्रतिभाशाली किसी को मूढ़ मानकर अंतर कर सकते हैं। अब आते हैं शिक्षा और आर्थिक विकास। लिखा शिक्षा व्यक्ति को विशिष्ट गंभीर विचारशील विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देता है। आर्थिक दशा भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी के कारण ही लोग चोरी हत्या जैसे अपराध को भी गलत नहीं मानते हैं, परंतु वे लोग उन व्यक्तियों को पूर्णतः भिन्न है जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अपराध मानते हैं। अब आते हैं लिंग भेद। तो लिखा है कि लिंग भेद के कारण ही बालक में बालिकाओं की शारीरिक बनावट संवेगात्मक विकास की कर्म क्षमता में अंतर होता है। बालिकाओं की स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से राइटिंग में आगे होते हैं। अब आते हैं भाषा। तो प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। यह विकास बालक के जन्म के बाद ही आरंभ हो जाता है। अनुकरण वातावरण भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुकरण कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते। अब आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार। तो पहला है शारीरिक विभिन्नता। तो शारीरिक दृष्टि व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है, जैसे रंग रूप भार कद बनावट शारीरिक परिपक्वता के आधार पर। दूसरा है मानसिक विभिन्नता। मानसिक दृष्टि से भी व्यक्तियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के मानसिक क्षेत्र में निम्नलिखित 3 क्षेत्र आते हैं। बुद्धि विभिन्नता। तो बुद्धि की दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नता होती है। बुद्धि के आधार पर ही बालक को प्रतिभाशाली समान जड़ के श्रेणी में विभाजित करते हैं। वर्तमान में व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य आधार बुद्धि मानी जाती है। दूसरा है उपलब्धि विभिन्नता। शिक्षार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है, परंतु यह उपलब्धि बुद्धि के साथ साथ उनकी विषय में रुचि, अध्ययन की आदत और अध्ययन की परिस्थितियों आदि पर भी निर्भर करता है। अगला है अभिक्षमता विभिन्नता। तो किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान और क्षमता को भी क्षमता कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को आप व्यवसाय के प्रति जो आपका जन्मजात रुझान है, समझे, उसी को एप्टीट्यूड कहा जाता है। समझ गए। अब आते हैं यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे किसी की साहित्यिक क्षमता होती है तो किसी की कलात्मक भी क्षमता होती है। अगला है संवेगात्मक विभिन्नता। तो संवेगात्मक विभिन्नता के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार हृदय, कुछ कठोर हृदय, तो कुछ प्रसन्नचित्त, कुछ छिन्न होते हैं। अब आते हैं रुचियों में विभिन्नता। तो किसी को संगीत में, तो किसी को चित्रकला में, तो किसी को खेल में, तो किसी को वार्तालाप में रुचि होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में उसकी आयु की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है, इसीलिए बालकों एवं वयस्कों की रुचियों में विभिन्नता होती है। इतना ही नहीं, बालकों और बालिकाओं या पुरुषों और स्त्रियों की रुचियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। अब आते हैं सीखने में विभिन्नता। तो कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी और कुछ देर से सीखते हैं, इससे उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। छठा है व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्ति के गुणों पर व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व विभिन्नता तो व्यक्तिगत नहीं होगा। व्यक्तित्व विभिन्नता व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है, क्योंकि हर बालक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कोई बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है तो कोई बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। अगला है गत्यात्मकताओं की विभिन्नता। इस विभिन्नता के कारण कुछ व्यक्ति एक कार्य को अधिक कुशलता से, कुछ कम कुशलता से करते हैं। जैसे महिलाएं अंगुलियों से किए जाने वाले कार्य सिलाई कढ़ाई को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं, तो वही पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्य फावड़ा चलाना को स्त्री की अपेक्षा शीघ्रता से करेंगे। अब इसके अध्ययन की कुछ विधियाँ है, जैसे बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी आप व्यक्तिगत विभिन्नता बता सकते हैं। अभिरुचि टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, सब इसके द्वारा। समझे। अब हो गया निष्कर्ष, देख लीजिएगा। अब इसी में जो मेन बात निष्कर्ष में लिखा जाता है। अब आते हैं हम लोग पहचान निर्माण। देखिए पहचान निर्माण का वीडियो हम डाल दिए हैं इसमें, तो आप पहचान निर्माण का अथी देख लीजिएगा, समझ गए। और उसमें था ना पहचान निर्माण का अर्थ और परिभाषा है, समझे। उसका क्या कीजिएगा कि आप लोग चाहे 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बता देते हैं। 1 मिनट। पहचान निर्माण कहिए देते हैं। पहचान निर्माण
चलिए हम आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पहचान निर्माण आपका एग्जाम में रहेगा, समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन आता है, अध्येता के पहचान निर्माण का अर्थ स्पष्ट करें और अध्येता के पहचान निर्माण में मीडिया प्रौद्योगिकी के प्रभावों का वर्णन करें। समझ गए, ऐसा आपका क्वेश्चन भी आई है, भी इसको थोड़ा देख लीजिएगा, समझ गए। तो देखिए अध्येता यानी लर्नर, सीखने वाला, शिक्षार्थी के पहचान निर्माण दे, या पहचान निर्माण को अस्मिता निर्माण भी बोलते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, पहचान निर्माण, अस्मिता शिक्षार्थी दे, अधिगमकर्ता दे, समझे, या अध्येता दे, सबका मतलब वही है, शिक्षार्थी। तो देखिए लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः ऐसे में अध्येता का व्यक्तिगत पहचान अत्यंत जरूरी है। प्राचीन समय में छात्रों की पहचान उनके वर्ग के आधार पर की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में छात्रों की पहचान विभिन्न निर्धारकों के द्वारा ही की जाने लगी है, ताकि छात्रों की समान शिक्षा, क्षमता के आधार पर शिक्षा, बालक की रुचि के आधार पर शिक्षा, बालक की आवश्यकता एवं व्यक्तित्व के आधार पर शिक्षा। देखिए पहले जो बच्चा का पहचान होता था उसके किसके आधार पर, उसके कार्य के, जो पूजा करता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो लड़ता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था, समझे। 4 प्रकार का आपका अथी बटा था, वर्ण बटा था, तो ऐसे था आपका। अगला है, हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही संसार के कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से एक जैसे नहीं है। यह एक क्या है, प्राकृतिक सच्चाई है। हम ये भी जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बालकों की शैक्षिक क्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व और प्रेरणा आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी क्या होती है, विभिन्नता। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिंपल मतलब समझिए कि आपका एक पहचान बनना। जैसे मान लीजिए विराट कोहली के घर में विराट कोहली की बेटी हुआ तो एक पहचान बना ना, लड़की का है, विराट कोहली के क्या है, बेटी है, समझ गए, उसके पापा विराट कोहली है। तो चाहे आप ही जन्म लेते हैं तो पहले आपका पहचान किस रूप में होता है, लड़का या लड़की के रूप। फिर उसके बाद होता है किस खानदान में आप जन्म लिए, तो उस खानदान के रूप में आपका पहचान होता है, इस खानदान में। फिर उसके बाद होता है आप जिस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो इस स्कूल के रूप में पहचान आपका होगा। तो पहचान निर्माण का मतलब एक आपको पहचान मिलना, समझ गए। हम ये भी जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बालकों की शैक्षिक क्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रेरणा आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी विभिन्नता पाई जाती है। अतः ऐसी अवस्था में बालकों की व्यक्तिगत पहचान ही उसके व्यक्तिगत शिक्षा के मार्ग को प्रस्तुत करता है। अब आते हैं अध्येता के पहचान निर्माण का अर्थ। लिखा, अध्येता के व्यक्तिगत पहचान से तात्पर्य यह है कि छात्रों के अंदर निहित व्यक्तित्व है, जिसके कारण एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, अर्थात प्रत्येक बालक की अपनी अपनी पहचान होती है। दूसरे शब्दों में वैसे सामाजिक या व्यक्तिगत गुण जो बालकों को एक दूसरे से अलग पहचान बनाती है, आइडेंटिटी यानी पहचान कहलाता है। आते हैं पहचान निर्माण क्या है। तो लिखा है, प्रत्येक बालक समाज में मात्र एक प्राणी के रूप में कोरा कागज की तरह जन्म लेता है। जिस परिवार में वह जन्म लेता है उसकी पहली पहचान उस परिवार के सदस्य के रूप में होती है। जैसे विराट कोहली के परिवार में जन्म लिया लड़की, तो विराट कोहली के परिवार के सदस्य के रूप में हुआ, समझे। दूसरी पहचान आयु वर्ग से होती है, उसके बाद वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन, इस बात को कि इसमें एक और लिख सकते हैं कि जैसे जन्म लिया तो उसका पहला पहचान लड़का लड़की के रूप में हुआ, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। दूसरा पहचान उस परिवार के सदस्य के रूप में हुआ। फिर अपने आयु पहचान, आयु के आधार पर 4 साल 5 साल, फिर उसके बाद अपने प्रदर्शन के आधार पर वो फिर अपना खुद का पहचान बनाती चल जाएगी, समझ गए। फिर है कि इस बात का पुष्टि करता है कि मनो शारीरिक रूप से वह कितना स्वस्थ है। फिर वह विद्यालय, समाज एवं अन्य तथ्यों के संपर्क में आता है जहाँ उसका अलग अलग रूपों में पहचान का निर्माण होता है। बालक का वह प्रारूप जिसके द्वारा उसे चिन्हित किया जाता है उसकी यह आइडेंटिटी कहलाती है, समझ गए। अब आते हैं पहचान निर्माण को निर्धारित करने वाले कारक। बालक या अध्येता के पहचान को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक निर्धारक है, जो न केवल उसकी पहचान होती है बल्कि वो पहचान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्धारक की भूमिका अदा करते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में कोई बालक का पहचान अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रहा है। अब पहचान निर्धारित करने के कुछ निर्धारक है, जैसे व्यक्तिगत पहचान और एक सामाजिक पहचान। तो व्यक्तिगत पहचान में आपका सेक्स हो गया, यानी आप लड़का लड़की के रूप में जन्म लेते हैं तो एक आपका पहचान हुआ। फिर एज हो गया कि 2 साल 5 साल है। फिर है पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व से भी पहचान होता है। फिर है स्पेशल नीड, कुछ स्पेशल नीड होगा उससे भी आपका पहचान होगा। और इंटेलिजेंस, बुद्धि के आधार पर भी आपका प्रतिभाशाली बालक, समान बालक, ये सब का पहचान होगा। फिर है इधर सामाजिक पहचान में तो कास्ट, जाति के आधार पर भी, क्लास, वर्ग के आधार पर भी, रिलीजन, धर्म के आधार पर, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर भी, पीर ग्रुप, कोई दल का सदस्य होंगे, बजरंग दल का सदस्य होंगे, समझे आप। विभिन्न प्रकार का दल होता है तो उससे अभी आपका
पहचान होगा। आते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी में, तो सेक्स प्रत्येक मनुष्य बालक या बालिकाओं के रूप में जन्म लेता है जिससे उसकी पहचान होती है। ये आयु के आधार पर भी पहचान होता है, जैसे 2 साल 4 साल। बुद्धि के आधार पर भी बालक की पहचान होती है, जैसे 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले को बालक व प्रतिभाशाली बालक, 89 से 110 की बुद्धि लब्धि वाले को सामान्य औसत बालक, 89 से कम बुद्धि लब्धि वाले को सामान्य से कम बुद्धि या उसको पिछड़ा बालक या मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। अब आते हैं व्यक्तित्व। तो हम जानते हैं कि हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व होता है जिसके आधार पर वो खुद को वातावरण में स्थापित करता है। 5वां है विशेष आवश्यकता। तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति समान नहीं होती, जिसे किसी विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे बालक की पहचान उनके विशेष आवश्यकता के कारण होता है। अब आते हैं सोशल आइडेंटिटी। लिखा है कि कास्ट। हम जानते हैं कि हर जाति अपनी कुछ अलग विशेषता रखता है जो बालक पर साफ दिखाई देता है, जिसके आधार पर उनको एक अलग पहचान मिलती है। दूसरा है क्लास वर्ग। तो वर्ग के आधार पर भी पहचान किसी बालक का होता है। यहाँ वर्ग का तात्पर्य आर्थिक स्तर है, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम और निम्न वर्ग। अगला धर्म रिलीजन कि हम जानते हैं कि दुनिया के जितने भी लोग जन्म लेते हैं किसी न किसी धर्म के अंतर्गत जन्म जरूर लेते हैं। बालक या अध्येता का पहचान धर्म के आधार पर भी होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो होता है भाषा। भाषा के आधार पर भी बालक का पहचान होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना क्या है, भाषा होता है। भाषा के टोन से भी स्थान का क्या होता है, पता चलता है। अब आते हैं पीर ग्रुप। तो एक स्तर के समूह, तो छात्र समूह, शिक्षकों का समूह, कर्मचारियों का समूह, ये सब क्या है, एक समूह बनाता है। अब आते हैं हम लोग जो आपका था कि पहचान निर्माण में संचार माध्यमों या मीडिया माध्यमों का क्या महत्व है। लिखा है कि संचार के माध्यमों का अर्थ है कि वे माध्यम जो विज्ञान तथा सूचना तकनीकी देन है तथा जिनका प्रभाव जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति तक एक ही समय में, जैसे फेसबुक खोले, कोई वीडियो अपलोड हुआ तो सब व्यक्ति को एक समय पहुंचता है, समझे। यूट्यूब पर कोई वीडियो डाले, समझे, तो वही है कि ये टेक्नोलॉजी का ही, ये संचार या मीडिया का ही कमाल है। ठीक है। इन माध्यमों से में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, मल्टीमीडिया, इंटरनेट इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान, इंटरनेट लिख दीजिएगा, इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्ति के पहचान निर्माण में। जैसे मान लीजिए हमारा पहचान कैसे होगा, यूट्यूब पर वीडियो डाले तो हमको पहचानते हैं, तब सब आदमी का अपना अपना पहचान है। हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान युग तकनीक के युग हो गया है, इससे संचार माध्यमों से व्यक्ति की पहचान निर्माण, नहीं संचार रहता, यूट्यूब नहीं रहता, फिर हमको आप नहीं जानते। फिर है व्यक्ति के पहचान निर्माण में संचार की निम्नलिखित भूमिका है। जब व्यक्ति में संचार या मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण का विकास होता है तो उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनती है जो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। दूसरा है, हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाचार, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि से आयु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण की हानियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करेगा तो उसका एक अलग पहचान बनता है और यह पहचान समाचार, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से ही संभव है। तीसरा है कि राष्ट्रीय विकास की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देना। हम जानते हैं कि जब से संचार व्यवस्था आई है दुनिया एक संपर्क के रूप में उभरा है। चौथा है कि दूरदर्शन पर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को दिखाकर निरीक्षण शक्ति का विकास करना। 5वां है सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए जागरूक करना, जीव शक्ति एवं अन्य जीवों के बारे में बताना, ये सब क्या है, एक पहचान आपका बनाएगा। अब आते हैं तकनीक का क्या योगदान। तो लिखा है तकनीक अंग्रेजी भाषा के एक शब्द टेक्नोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तकनीक शब्द हाँ, वर्तमान समय तकनीक का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि है। हम जानते हैं कि वर्तमान युग तकनीक का युग आ गया है, बिना तकनीकी का कोई भी काम करना आसान नहीं है। यहाँ तकनीकी का तात्पर्य हुआ कि किसी भी प्रयोगात्मक कार्य जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांत का प्रयोग किया होगा। टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा के टेक्नोगस शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है कला, लेकिन टेक्नोलॉजी लैटिन भाषा के टेक्सियस शब्द से है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। अब आते हैं व्यक्ति के पहचान निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि निम्न प्रकार से व्यक्ति के पहचान निर्माण में भूमिका निभाता है। पहला, व्यक्ति के राजनीतिक कारक पर। तो तकनीक व्यक्ति के राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक नीति या राजनीतिक उद्देश्यों का विकास पर उस व्यक्ति के अलग पहचान राष्ट्र के प्रति बनाता है। दूसरा है व्यक्ति के शैक्षिक कारक पर। हम जानते हैं कि वर्तमान समय का युग तकनीक का युग हो गया है, इसके तकनीकी के माध्यम से ही वर्तमान समय में शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। यदि शिक्षकों को तकनीकी के क्षेत्र में उचित स्तर पर सुनियोजित प्रशिक्षण दिया जाए तो शिक्षक तकनीकी के विकास में मील का पत्थर। देखिए अभी मान लीजिए तकनीक नहीं आता, टेक्नोलॉजी नहीं आता, फिर यूट्यूब ये सब पर आप वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, फिर आप नहीं पढ़ पाते इतना सस्ता में जो ऑनलाइन क्लास वगैरह मिल रहा है ये चीज़। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण। तो देखिए तकनीक के माध्यम से कोई काम कीजिएगा तो आपका साइकोलॉजिक रूप से
तो अच्छा होगा, समझे। तो लिख सकते हैं तो पहचान मिलेगा। आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये सब आप लिख सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिए, कल के एग्जाम जो बिहार यूनिवर्सिटी उतना सफिशिएंट है, समझे। तो आप लोग लेकिन सभी क्वेश्चन लिख के आइएगा, छोड़िए 5 क्वेश्चन लिखना है, नहीं भी जानते तो 5 क्वेश्चन लिख के आइएगा। 5 क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको इतना है कि आपका आराम से 75-80% के बीच में नंबर आ जाए, समझ गए। तो थैंक यू। आप लोग ऐसे ही क्या कीजिए, और चीज़ है कि आप लोग एग्ज़ाम में जो 5 क्वेश्चन लिखना है तो हर क्वेश्चन पर 35-40 मिनट के बीच दीजिएगा, समझ गए। 6 पन्ना कम से कम लिखिएगा तो 30 पेज तक जाएगा, 5 पन्ना 25 पेज, मतलब 25-30 पेज आसपास से लिखिएगा और अच्छा से लिखिएगा। निष्कर्ष, प्रस्तावना ये सब जरूर लिखिएगा, समझे। प्रस्तावना फर्स्ट में, निष्कर्ष लास्ट में लिखिएगा, जिससे आपका अच्छा नंबर आने का संभावना है, समझ गए। थैंक यू।